प्यारे बच्चों, हरितस यूट्यूब चैनल और हरितस ऐप पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2014 के सीटेट के पेडागोजी के जो मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करवाऊंगा। जो आपके जो 31 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इससे जो मेरे कंसेप्ट हैं उनको ध्यान से सुनना। उसके बेस पर आप सीटेट के केवल मैथ के ही नहीं, ईवीएस के, इंग्लिश के और जो आपकी साइकोलॉजी है, हिंदी है, उन सभी के उस कंसेप्ट पर बेस आप इजीली आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखें, मैं तकरीबन डेली का एक लेक्चर आपके एग्ज़ाम तक डालूंगा जिससे आपकी पेडागोजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा लगभग 50% नंबर की पेडागोजी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आती है। तो आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 35 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी है, सुसंगत है और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उपलब्धि से है? ठीक है, तो वो महत्वाकांक्षी के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, एनसीएफ 2005 ने मैथ के बारे में 3 शब्द कहे हैं: महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। मैं इन तीनों ही शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि आपके आगे के एग्ज़ाम में इन तीनों शब्दों से क्वेश्चन बन के आ सकता है। यहाँ महत्वाकांक्षी शब्द आया है। महत्वाकांक्षी शब्द का मतलब होता है गणित के उच्च उद्देश्य। जो उच्च उद्देश्य है, जो फोर्थ ऑप्शन है, वो आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ उच्च उद्देश्यों का मतलब क्या है? यहाँ उच्च उद्देश्यों से हमारा मतलब है कि गणित में आप केवल मैथ ना सीखें, मैथ मीन्स केवल कैलकुलेशन ना सीखें, बल्कि मैथ को इस ढंग से सीखें कि वो आपके जीवन में काम आ सके। तो यहाँ उच्च उद्देश्यों का मतलब है ऐसा गणित जो आपके जीवन में काम आ सके। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये 35वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है फोर्थ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, साथ में उसकी बेसिक सी बातें ही बता रहा हूँ। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब हो गया उच्च उद्देश्य। अब सुसंगत का मतलब क्या हुआ? सुसंगत मीन्स, यानी इंग्लिश में इसको हम बोले तो हम कोहेरेंट। इसका मतलब होता है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध। सुसंगत यानी एक विषय का दूसरे विषय के साथ अच्छा संबंध होना। अब बात आती है महत्वपूर्ण शब्द की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आ सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को बिना काटे हुए मेरी एक एक शब्दों को ध्यान से सुने। ठीक है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण शब्द का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ बच्चों महत्वपूर्ण शब्द से मतलब है कि जो आप मैथ सीखते समय, कैसा मैथ सीखते समय? जो मैथ आपके जीवन में काम आए। एक्टिविटी बेस्ड मैथ सीखते समय जो आप यूज़ करते हैं टाइम, वो टाइम आप वेस्ट ना मानते हुए उसे समय का सदुपयोग माने, तो उसे आप महत्वपूर्ण गणित मानते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शब्द का मतलब क्या हुआ यहाँ? समय का सदुपयोग। ठीक हो गया। महत्वाकांक्षी का मतलब हुआ उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति। सुसंगत का मतलब हुआ एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध। और महत्वपूर्ण का मतलब है गणित में यूज किया गया टाइम जो आपके जीवन में काम आ सके, उसका समय का सदुपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रियानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम है। अब बच्चों ये चीज़ कब की गई है? ये चीज़ आपने ध्यान से देखना है। इसमें क्वेश्चन बनता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है। यानी आपने कुछ चीज़ सिखानी शुरू करनी है, अभी आपने शुरू नहीं की है लेकिन आपने स्टार्ट करनी है, तो उस चीज़ को आप कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, एक है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन का मतलब है कि आप उस चीज़ को सिखा रहे हैं, ठीक है, और उस सिखाने के साथ साथ
आप अधिगम भी कर रहे हैं, यानी पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और साथ में आप उसको एवेल्यूएट भी कर रहे हैं। ठीक है। अधिगम के अंत में मूल्यांकन, मतलब आपने सब कुछ सिखा चुके हैं, अब आप उसको एवेल्यूएट करना चाहते हैं। अधिगम का मूल्यांकन मतलब सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब आपकी पूरी प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो ये मैंने चारों शब्द आपको बता दिए हैं। के लिए शब्द का मतलब क्या होता है, के रूप का मतलब क्या होता है, के अंत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को हम देखते हैं दोबारा से। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा, यानी पहले उसने मूर्त रूप मीन्स यानी सबसे पहले उसने कॉन्क्रीट यानी दिखा करके कोई चीज़ उसने की है और फिर वो उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेकर जाना चाह रही है। ठीक है, तो यानी कि वो अभी प्रोसेस के दौरान ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी उसने सिखाया नहीं है सारा, अभी उसका कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी वो सिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा गया कि वह यह देखे कि रंगों की डिब्बों में क्रियानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम है। यानी कि यह अभी क्या हो रहा है, यानी अभी उसको अधिगम करवाया जाना है और थोड़ी सी बात उसको मूर्त रूप में बताई गई है और उसको हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा जो आंसर हो जाता है, यानी अभी हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन हमारा इसका आंसर बिल्कुल ठीक ठहरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिना काटे हुए आप वीडियो को देखें यदि आपने अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, कक्षा 2 में व्यवकलन का मतलब होता है घटा के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात मतलब टीचर ने उसको सिखा दिया है। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा, यानी ये हमने खाली जगह भरनी है। अब देखा जाए तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई हमने टीचिंग प्रोसेस, अपनी लर्निंग प्रोसेस बच्चे के हिसाब से कंप्लीट कर ली, अब हम उसको थोड़ा सा एक एक्टिविटी बेस एक काम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, यानी हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। ठीक है, मतलब उसको और बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है संकलित मूल्यांकन, मतलब समेटिव असेसमेंट, हमने प्रोसेस कर लिया, अभी अब हम जांचना चाहते हैं। थर्ड है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, यानी एक भाई खाली बच्चों को टाइम पास करवाने के लिए एक प्रोसेस करना। एक है मस्तिष्क का गणितीकरण करना, भाई एक बच्चा जो है मस्तिष्क का गणितीकरण मतलब एक चीज़ को यानी उच्च उद्देश्य के लिए उस चीज़ को सीखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं संकलित मूल्यांकन। देखें, कक्षा 2 में व्यवकलन के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। अब यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, देखो इस तरह का आंसर आपने कभी नहीं लगाना है जैसे मस्तिष्क का गणितीकरण, इस तरह का बच्चा तकरीबन आंसर लगा के आता है। ये क्या है, ये सीटेट वाले क्या करते हैं, पेपर बनाने के लिए कुछ नए वर्डों का यूज़ कर लेते हैं ताकि बच्चा उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और अपना आंसर लगाया है, तो वो चीज़ गलत है। फिर आगे जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, ये ऑप्शन तो कभी लगाना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को हम केवल मज़ेदार चीज़ें नहीं सिखाते, मतलब उसको कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम केवल उसको मज़ेदार चीज़ें सिखाएं, एक उद्देश्य टीचर के लिए होना चाहिए, चाहे वो बच्चे को उस बात को बताए या ना बताए। ठीक है, संकलित मूल्यांकन। अब संकलित मूल्यांकन मतलब उसने पूरी प्रोसेस, हालांकि उसने कह रहा है कि हमने सिखा तो दिया है, लेकिन संकलित मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे को पास या फेल डिक्लेयर करना। तो ये उद्देश्य मेरे को नज़र नहीं आ रहा है कि इस उद्देश्य के तहत टीचर बच्चे को ये कहेगा कि भाई आपको पास हो गए हो या फेल हो गए हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन आंसर होता है फर्स्ट ऑप्शन, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, यानी इसमें कहीं जमा है कहीं घटा है, तो इस प्रोसेस को वो टीचर एक प्रोसेस के तहत बच्चे को समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का आंसर है हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया है संकलित मूल्यांकन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे को पास, ध्यान से सुनना, पास या फेल करने के उद्देश्य से कोई चीज़ की जाती है तो वो है संकलित।
मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, ये कभी आंसर नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क का गणितीकरण, ये कभी आंसर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा जायज़ बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। अब हमने आयतों को गिनना है, ठीक है। तो ये कैसा कार्य है वो हम देखते हैं कि उसने किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ यानी बोध की यानी अंडरस्टैंडिंग, शिक्षार्थी की सृजनता की, शिक्षार्थी की याद करने की शक्ति की। तो बच्चों आपको इस बात का पता ही है कि याद करने की शक्ति, ये आंसर हम कभी नहीं लगाते, ये आपको पता होना चाहिए। याद करना हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सीटेट का पेपर करते समय आप केवल दो ही चीज़ें ध्यान करें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, कि क्या अच्छा है बच्चे के लिए और क्या अच्छा नहीं है बच्चे के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, ज्ञान की जांच करना है, समझ की जांच करना है या सृजनता की जांच करना है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन में उसने हमें कहा है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, यानी हमने केवल गिनना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है कि हमारे अंदर समझ कितनी है कि क्या हम उसको गिन पाएंगे या नहीं गिन पाएंगे। ज्ञान की जांच के अंदर क्या होता है, ज्ञान की जांच होती है, देखो मैं इसको क्लियर करता हूं आपको। नॉलेज ऑफ लर्निंग, नॉलेज ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आप कोई चीज सिखाना चाह रहे हैं और उससे पहले बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बच्चे को पहाड़े सिखाने हैं, ठीक है, और मैं बच्चे को पहाड़े सिखाने के से पहले गिनती पूछ रहा हूं कि क्या बच्चे को गिनती आती है। तो ये जांच मेरी एक्चुअल में किससे संबंधित जांच होगी, ये जांच मेरी नॉलेज से संबंधित होगी कि बच्चे को पहाड़े सिखाने से पहले गिनती की नॉलेज है या नहीं है। लेकिन अब आप एक एग्जांपल सुने ध्यान से, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं मैं बिल्कुल। आपके घर कोई मेहमान आया, ठीक है, और वो आपके बच्चे से क्वेश्चन पूछता है। अब उसका उद्देश्य सिखाना नहीं है कि भाई आप ताकि वो गिनती सिखा के पहाड़े सिखाना चाह रहा है। अब उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा कहाँ तक की गिनती तुम्हें आती है। देखो अब दोनों ही क्वेश्चन जायज हैं। एक अध्यापक द्वारा क्वेश्चन पूछना कि आपको गिनती आ गई या नहीं आ गई, तो वो क्वेश्चन किससे संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है। एक मेहमान द्वारा उसी बच्चे से घर पर आकर क्वेश्चन पूछना, वो किससे संबंधित है, अब वो नॉलेज से संबंधित नहीं है, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, समझ से संबंधित है। डिफरेंस क्लियर हो गया है, ठीक है। तो कई बच्चों को पेडागोजी के अंदर इस तरह की परेशानियां आती हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करो। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, यानी इससे आगे कुछ सिखाना नहीं चाह रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक जांच भर करना है कि बच्चा समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। बात आती है कि क्या इसे हम सृजनता कहें। बहुत सारे बच्चे इसे सृजनता कहना चाहेंगे, क्रिएटिविटी कहना चाहेंगे। नहीं बच्चों, क्रिएटिविटी और समझ में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि इसी क्वेश्चन को हमने क्रिएटिविटी शब्द के रूप में बनाना होता, तो यहां क्रिएटिविटी के अंदर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, एक ऐसे फिगर, ऐसी रचना करें, ऐसी फिगर की रचना करें जिसमें 5 आयत हो, यानी अब उसमें क्रिएट करना है, रचना खुद करनी है। यहाँ रचना हमने गिननी है, तो ये किससे संबंधित हो गया, समझ से संबंधित हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा यानी इसका आंसर जो हमने लगाना चाहिए वो कौन सा लगाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 39। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करने के लिए है। यानी कि बच्चों को समस्याएं हल करनी आती हैं, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, एनहांस करना है, उसको बढ़ाना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। हमारे सीटेट में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक पॉजिटिव सेंस होती है और 3 नेगेटिव सेंस होती है, ठीक है। एक दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है जो नेगेटिव सेंस का ही क्वेश्चन होता है, उसमें एक नेगेटिव होती है और 3 पॉजिटिव होती हैं।
तो हमने नेगेटिव को तलाशना होता है। सबसे टिपिकल समस्या किस क्वेश्चन में आती है बच्चों के साथ, वो क्वेश्चन होता है जिसमें चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव सेंस के हो और हमें उसमें से द बेस्ट का चूज करना है। तो फिर ध्यान से सुने, एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपने एक नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो आंसर होगा नेगेटिव। दूसरी तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव हैं, तो उसका आंसर होगा आपका पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आता है जिसमें चारों ही ऑप्शन आपके पॉजिटिव सेंस के हैं, तो उसका आंसर आपने छांटने में दिक्कत होती है, तो उसमें द बेस्ट को छांटना होता है आपको। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। कोई वर्ग पहली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। तो बच्चों यहाँ जो संकेत शब्द है वो अपने आप में बिल्कुल नेगेटिव शब्द है, क्योंकि संकेत शब्द तो हम बिल्कुल लास्ट में सिखाते हैं। पहले बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज दे देते हैं, जो चिन्ह हैं, जो साइन हैं, जो संकेत हैं, वो बिल्कुल लास्ट में बताते हैं। तो संकेत का मतलब हमें ठीक नहीं लग रहा है। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है, कोई सामूहिक परियोजना, मतलब बच्चे खेल में सीखें। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। थर्ड ऑप्शन हमारा, कक्षा में संख्या और प्रचलन विषय पर अंतरावर्ग पहली प्रतियोगिता आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन है, कोई कार्यपत्रक जिसमें, यानी ये तो एक सवाल से संबंधित हो गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी एक केवल संख्या और प्रचलन विषय पर, ये भी नहीं हो सकता। कोई सामूहिक परियोजना, मतलब कुछ भी आप दे सकते हो जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से, यानी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ पर हमने ध्यान नहीं देना है, एक वास्ट चीज़ है, यानी बच्चे यहाँ कई तरह की चीज़ें सीखेंगे। परियोजना यानी एक प्रोजेक्ट बेस है, ठीक है। इसमें बच्चे एक 4 सदन बनाएंगे, हर एक छात्र को बराबर का मौका मिलेगा, किस प्रकार विभाजित किया जाए, हर सदन में खेल, कला, संस्कृति, शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा दी बेस्ट ऑप्शन है। अब चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव सेंस के लग रहे थे, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन हमने कौन सा यूज किया है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। ये बच्चों 2014 का आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, ये मैं आज डिस्कस करवा रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे, तो पेपर तक हम सारे एग्ज़ाम इस तरह से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली लेक्चर के लिए अपना जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि आपका सीटेट अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। और ये मत किया करो कि वीडियो को काट काट के देखें, उससे क्या होता है, आप मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखें। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है, यानी कक्षा 3 के लिए हम कैसी गुणा सिखानी चाहिए हमें। 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय से गुणा करना। क्यों भाई, हमें केवल 2 अंकों की संख्या, गुणा का उद्देश्य केवल 2 अंकों की संख्या नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, जो थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यहाँ MLL को ले जाते हैं। MLL मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। सीटेट का कोई भी क्वेश्चन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता। सीटेट का क्वेश्चन हमेशा पेडागोजी बेस्ड होता है, यानी वो ये नहीं जानना चाहता है कि 3rd क्लास के MLL कितने हैं, कहाँ तक हैं। वो ये जानना चाहता है कि गुणन का उद्देश्य क्या है, मल्टीप्लिकेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों सिखाई जानी चाहिए मल्टीप्लिकेशन। देखो अब ध्यान से, 2 अंकीय संख्या हमने क्या बच्चों को बांध देना है 2 अंकों तक, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला है गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण, मतलब हमें उसको पूरे गुणधर्म सिखाने हैं, प्रॉपर्टी सिखानी है, उसको बताना है कि वास्तव में गुणा का उद्देश्य है क्या। अब आप बच्चों को 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा सिखा देते हैं और उसको दुकान पे कोई सामान लेने के लिए भेजते हैं, तो क्या वो कर पाएगा, आपका उद्देश्य है। यदि वो दुकान पे वो सामान कर पाता है तो आपका उद्देश्य सफल है। यदि वो दुकान पे नहीं कर पाता और कॉपी पे 2 गुणा 2 यानी 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा कर पाता है तो आपका उद्देश्य फेल हो चुका है।
अगला है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। क्या केवल शब्द समस्या ही समझाना हमारा उद्देश्य है? फोर्थ ऑप्शन 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। अब यहाँ भी उसने बांध दिया 3 अंकीय, तो आपको बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा होगा हमारा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सेकंड। यानी हमें उसके हर चीज़ के बारे में बताना है, क्रम गुण समूह, समूह गुण, गुण धर्म, ए टू जेड चीज़ बतानी है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि केवल 2 अंकों की 2 अंकों से गुणा या 3 अंकों की 10 से गुणा या गुणन पर आधारित केवल शब्द समस्याएं नहीं। हमें क्या करना है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में आप अपने सीटेट के पेपर में क्वालिफाई हो पाएँ। ठीक है,